बिहार राज्य सरकार के द्वारा बिहार में शिक्षा नियमावली 2023 को मंजूरी दे दी गई है, जिसके बाद से अब जितने भी नियोजन संस्थाएं थी उनके माध्यम से जो भर्तियां होती थी उसको बंद करके एक आयोग बनाया जाएगा। हो सकता है ये आयोग बीपीएससी ही हो और बीपीएससी के माध्यम से एक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसके बाद ही शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसमें पूरे बिहार राज्य में इस नियमावली का विरोध किया जा रहा है, क्योंकि जो पहले से नियोजित शिक्षक है अगर राज्य शिक्षक का दर्जा प्राप्त करना चाहते हैं तो उनको भी इस बीपीएससी के माध्यम से होने वाली लिखित परीक्षा के माध्यम से होकर के गुजरना होगा। इसके अलावा जो नए कैंडिडेट हैं वो भी इस नियमावली का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले छठवें चरण तक जो भर्ती प्रक्रिया होती थी वो सिर्फ मेरिट के आधार पर होती थी, जिसमें सीटेट के मार्क्स या फिर बीटीईटी के मार्क्स या फिर सीटेट या बीटेट में से कोई एक, और इसके अलावा जो आपके एकेडमिक होते थे इन सब के मार्क्स को जोड़ करके फाइनल मेरिट बनाया जाता था, कोई भी परीक्षा नहीं होती थी। लेकिन अब इस नियमावली में एक अलग से परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसकी वजह से पूरे बिहार राज्य के अभ्यर्थी इसका विरोध कर रहे हैं। आज विषय ये नहीं है, विषय ये है कि दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को इस नियमावली में साफ शब्दों पर मेंशन करते हुए रोक दिया गया है कि आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगे। इस नियमावली के पेज नंबर 5वें पर जब आप जाएंगे तो 5वें नंबर पॉइंट में विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता हेतु निम्नवत होंगी। इसमें पहला पॉइंट ध्यान से पढ़िए, भारत का नागरिक हो एवं बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो। स्थायी निवासी जो नहीं है वो इस शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाएंगे। तो क्या आंख के सामने से ही 2.5 लाख पदों पर होने वाली इस भर्ती को देखते हुए अपनी आंखें दूसरे राज्य के अभ्यर्थी मूंद ले? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये जो नियमावली है वो पूरी तरीके से असंवैधानिक है। आज मैं पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे ये पूरा नियमावली ही असंवैधानिक है, और अगर अन्य राज्य के अभ्यर्थी इस परीक्षा में इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होना चाहते हैं, जो कि इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी भर्ती होने जा रही है, तो निश्चित तौर पर इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे और दावे से कहता हूं कि सभी राज्य के अभ्यर्थी बिहार राज्य में होने वाली शिक्षक भर्ती में शामिल होंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कानूनी प्रक्रिया के तहत जो मामले माननीय कोर्ट में जाते हैं उसमें जब पक्ष और विपक्ष आपस में दलील और तर्क वितर्क देते हैं तो उसमें पुराने जो मामले में फैसला दिया गया रहता है, चाहे किसी भी राज्य में माननीय कोर्ट के द्वारा, वो नजीर साबित होता है और उसी को आधार बनाते हुए आगे का डिसीजन माननीय कोर्ट देती है। इसमें बिहार से सटे उत्तर प्रदेश का एक मामला जो कि ठीक इसी प्रकार का है वो आपकी मदद करने वाला है। स्क्रीन पर आप शासनादेश की कॉपी देख पा रहे होंगे। 2018 में उत्तर प्रदेश में 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। उस नोटिफिकेशन से पहले जो शासनादेश जारी किया गया था वो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस शासनादेश के पेज नंबर 2 पर जब आप जाएंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं आवेदन हेतु न्यूनतम अर्हताओं में यह मेंशन किया गया है कि जो अध्यापक सेवा नियमावली 1981 है उसमें जो 20वां संशोधन 2017 में किया गया था उसके अंतर्गत जो अर्हताएं हैं वो अभ्यर्थी इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे। उत्तर प्रदेश का अध्यापक से शिक्षा सेवा नियमावली 1981 ये कहता है कि उत्तर प्रदेश की प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने के लिए आपको कम से कम उत्तर प्रदेश में 5 साल का निवासी होना अनिवार्य है। यानी 68,500 जो कि उत्तर प्रदेश की भर्ती थी 2018 की, उसमें भी अनिवार्यता रखी गई थी कि उत्तर प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य है। बाहर के कैंडिडेट आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगे। साफ शब्दों में उत्तर प्रदेश में भी ये मेंशन किया गया था, नियमावली में भी है और ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी मेंशन किया गया था। दूसरे राज्य के अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश की इस शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित हुए और उसके बाद से जब वो सिलेक्ट हो गए और नियुक्ति पत्र मिलने के लिए जो काउंसलिंग कराई जाती है उसमें जब वो सम्मिलित हुए तो उनको ये कहकर रिजेक्ट कर दिया गया कि अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंतर्गत 5 साल का मिनिमम निवासी होना अनिवार्य है और जो निवासी नहीं है उसको हम नियुक्ति पत्र नहीं दे सकते, और उनको नियुक्ति पत्र देने से वंचित कर दिया गया और उनको रिजेक्ट कर दिया गया। उसी में से एक अभ्यर्थी श्री सुमित, जिनके द्वारा ये मामला माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के दहलीज पर ले जाया गया, जिसका कोर्ट नंबर आप देख पा रहे होंगे, केस नंबर 4714 ऑफ 2019। आप ये केस नंबर जरूर नोट कर लें। इसके अलावा पिटिशनर्स श्री सुमित जी हैं, इनको भी आप इसके माध्यम से आप सर्च कर सकते हैं माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट की वेबसाइट पर, और ये कोर्ट ऑर्डर आपके लिए नजीर साबित होगा बिहार में होने वाली शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित कराने के सेंस में। अब ये कोर्ट केस किस आधार पर किया गया ये आपको जानना और समझना बेहद जरूरी है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16(2) ये कहता है कि कोई भी भर्ती प्रक्रिया में किसी भी अभ्यर्थी को उसकी लिंग के आधार पर, उसके जाति के आधार पर, उसके डोमिसाइल के आधार पर
किसी भी भर्ती प्रक्रिया से वंचित नहीं रखा जा सकता। एक बार जल्दी से देख लेते हैं क्या कह रहा है आर्टिकल 16(2). आर्टिकल 16(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन अनएम्बिगियस टर्म प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम आइदर डिस्क्रिमिनेटिंग और रेंडरिंग इनएलिजिबल अ सिटीजन ऑफ द यूनियन फ्रॉम employment or an office under the state only on the ground of religion, race, caste, sex, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस और एनी ऑफ देम। यानी कि देखिए रेजिडेंस यानी निवासी की बात की जा रही है, प्लेस ऑफ बर्थ यानी आपका जन्म कहाँ हुआ है, यानी कि आप किस राज्य के निवासी हैं या फिर आपका जन्म कहाँ हुआ है, इसके आधार पर किसी भी भर्ती प्रक्रिया से आपको वंचित नहीं रखा जा सकता, ये आर्टिकल 16(2) कहता है। अब सीधे तौर पर जो बिहार में नियमावली जारी की गई है जिसमें बिहार राज्य का निवासी होना अनिवार्य है, उसको वो कहीं ना कहीं आर्टिकल 16(2) का वायलेशन कर रहा है कि आप केवल निवासी नहीं है बिहार के, इस वजह से आपको उस भर्ती प्रक्रिया में शामिल ना किया जाए। ये कहीं से भी तर्क संगत नहीं है और पूरी तरीके से असंवैधानिक है। अब इस मामले में माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कहा वो जानना और समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। पहले पैरा में देखिए यहां से डिसीजन माननीय कोर्ट का शुरू होता है। माननीय कोर्ट ने साफ शब्दों में लिखा है कि 19 अगस्त 2018 को जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, गाइडलाइन जारी किया गया था, जो कि मैंने अभी आपको स्क्रीन पर दिखाया था इसके पहले, इसमें 1981 में जो 5 साल निवासी की अनिवार्यता रखी गई है उसको पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया है। आप स्क्रीन पर तीसरे नंबर लाइन में देख पा रहे होंगे। आगे देखिए, all applicants who had cleared the written examination conducted by the respondent and were ultimately excluded only on the ground of being non-resident of UP state and therefore held to be eligible to be considered by the respondent for appointment in accordance with the provision of the 1981 rules। यानी कि अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के अंतर्गत जो उत्तर प्रदेश के निवासी नहीं थे उनको भी कहीं ना कहीं पात्र मानते हुए उनको नियुक्ति पत्र देने के लिए आदेश दिया गया, क्योंकि ये आर्टिकल 16(2) का सीधे तौर पर वायलेशन है अगर कोई राज्य आपको मना करता है किसी भी भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होने के सेंस में। इसके बाद देखिए माननीय कोर्ट ने जो बोर्ड है उसको आदेशित किया है, देखिए कमांड दिया है कि इसके संबंध में न्यूज़पेपर में आर्टिकल पब्लिश की जाए। एक इंग्लिश और एक हिंदी न्यूज़पेपर में पब्लिश करने के लिए आदेश दिया गया था कि जिन्होंने केवल पिटीशन फाइल किया था उन्हीं को नहीं, बल्कि जो भी अभ्यर्थी जो इस मामले में याचिकाकर्ता नहीं थे उनको भी न्यूज़पेपर के माध्यम से बोर्ड को ये अवगत कराना था कि आप आ करके काउंसलिंग कराइए। सभी को नियुक्ति पत्र बांटे गए माननीय कोर्ट के आदेश के आधार पर। यानी कि सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश में भी उन अभ्यर्थियों को एक तरीके से नकार दिया गया था कि आप नियुक्ति नहीं पा सकते क्योंकि आप दूसरे राज्य से बिलोंग करते हैं। इसको माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आर्टिकल 16(2) का वायलेशन पाया और सीधे तौर पर बोर्ड को फटकार लगाते हुए उनको नियुक्ति पत्र देने का आदेश दिया जो कि अन्य राज्य से उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हुए थे। तो जब इस प्रकार का डिसीजन पहले से ही है तो बिहार राज्य में जो नियमावली जारी की गई है वो भी सीधे तौर पर आर्टिकल 16(2) का वायलेशन है। और इस माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के डिसीजन को अगर आप आधार बनाते हुए माननीय पटना हाईकोर्ट में अगर केस फाइल करते हैं, निश्चित तौर पर जीत अन्य राज्य के अभ्यर्थी की होने वाली है, क्योंकि कोई भी राज्य केवल निवासिता के आधार पर आपको वंचित नहीं रख सकता किसी भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने से। माननीय कोर्ट का फैसला 8 मई 2019 को जारी किया गया और जून 2019 में बेसिक शिक्षा में जो सचिव हैं उनके द्वारा एक पत्र लिखा गया, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। विषय रीट याचिका संख्या 4714 ऑफ 2019 सुमित व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, जिसमें उससे संबद्ध अन्य रीट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश 8 मई 2019 के अनुपालन के सेंस में। यानी कि जो माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया उसके आधार पर राज्य सरकार ने एक तरीके से पत्र जारी करते हुए उनको नियुक्ति पत्र देने के लिए निर्देशित किया। जो भी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी थी पीएनपी और एससीईआरटी, उनको निर्देशित किया गया कि इनका नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाए। तो उत्तर प्रदेश में इस प्रकार का मामला पहले ही हो चुका है, आज से 4 साल 5 साल पहले। अब यही मामला बिहार राज्य में भी दोहराया जा रहा है, तो बिहार में भी निश्चित तौर पर अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को छूट जरूर मिलेगी। आप अब बहुत से अभ्यर्थियों को ये कन्फ्यूजन होगा कि ये कोर्ट केस होगा कहाँ। देखिए उत्तर प्रदेश से संबंधित भर्ती थी तो मामला माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया, क्योंकि ये बिहार राज्य से संबंधित मामला है तो आपको पटना हाई कोर्ट में केस दायर करना होगा। अब ये केस दायर कब होगा, तो देखिए जब 7वें चरण के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिए, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन नहीं है, ये सिर्फ नियमावली है।
जब शिक्षक भर्ती के लिए नोटिफिकेशन आएगा, अगर उसमें अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को पात्र नहीं माना जाता है तो तुरंत माननीय पटना हाईकोर्ट में पहले एक केस फाइल किया जाए, जिसमें यह अवगत कराया जाए कि उत्तर प्रदेश में इस प्रकार का मामला पहले ही हो चुका है और ये कॉपी आपको जरूर लगानी है। इसके आधार पर तुरंत जो वहाँ की एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी होगी, बीपीएससी या फिर जो भी आयोग परीक्षा कराएगा, सबसे पहले उस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की जाए, ताकि ऐसा ना हो कि कोर्ट में याचिका चलती रहे और परीक्षा हो जाए, उसके बाद से सभी चीज़ें खत्म हो जाए। तो सबसे पहले भर्ती परीक्षा अगर तुरंत होती है तो उस पर रोक लगाने की मांग की जाए। उसके बाद से, क्योंकि कम से कम एटलीस्ट 2-3 सुनवाई तो लगेगी ही लगेगी, क्योंकि वहाँ का जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी होगा, जो आयोग होगा, इसके अलावा जो बिहार सरकार है, उसको भी एक आंसर काउंटर फाइल करने के लिए 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते का समय माननीय पटना हाईकोर्ट जरूर देगी। ये कानूनी प्रक्रिया होती है, तो इसमें लंबा वक्त लगता है। तो सबसे पहले उस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगे, उसके बाद ये सभी मामले जब तक निस्तारित ना हो जाए, यानी कि माननीय पटना हाईकोर्ट के द्वारा ये डिसीजन जब तक ना दे दिया जाए कि अन्य राज्य के अभ्यर्थी पूरी तरीके से एलिजिबल हैं, उसके बाद ही परीक्षा का आयोजन किया जाए। तो ये सब कुछ एक तरीके से अन्य राज्य के कैंडिडेट के फेवर में है और निश्चित तौर पर आपको बिहार में होने वाली शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने का मौका जरूर मिलेगा, अगर आप इसके लिए माननीय पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। उम्मीद करता हूं आपके सभी डाउट क्लियर हुए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।